दोस्तों अब मोटा मोटा डिफरेंस जान लेते हैं आईएसओ और आईएटीएफ के बारे में। यहां पे अगर हम आईएसओ बात करें तो मैं आईएसओ 9001 की बात कर रहा हूं और आईएटीएफ 16949 की बात कर रहा हूं। जो आईएसओ 9001 है वह क्या है, एक बेसिक या जेनरिक क्यूएमएस स्टैंडर्ड है। क्यूएमएस मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड है कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करें, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें इनलाइन हो, प्रोसेसेस हो, रिकॉर्ड्स हो, एसओपीज डिफाइन हो, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो, हर चीज की मॉनिटरिंग हो कि किस तरीके से हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करें, क्वालिटी को मैनेज करें। यह हमें आईएसओ 9001 से पता चलता है। और जो हमारा आईएटीएफ 16949 है, ये क्या है, बेसिकली ये है ऑटोमोटिव क्यूएमएस, यानी कि ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर जो चीजें हैं वह है आईएसओ 9001 2015 से ऊपर वाली है। ठीक है, जो गवर्निंग बॉडी है, इंप्लीमेंटेशन बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है इसकी आईएसओ 9001 की, वह है आईएसओ, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और जो आईएटीएफ की गवर्निंग बॉडी है वह क्या है, आईएटीएफ, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। आईएसओ का जो लोगो है कुछ इस प्रकार दिखता है और आईएटीएफ का जो लोगो है वह कुछ इस प्रकार दिखता है। आईएसओ के बारे में भी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम बात करें आईएटीएफ के बारे में और आईएसओ के बारे में, जो बेस स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर बेस है आईएटीएफ, वह कौन सा स्टैंडर्ड है, आईएसओ 9001 2015। तो बिना आईएसओ 9001 के बारे में जाने हम आईएटीएफ को इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आईएटीएफ अगर एक गाड़ी है, एक कार है, तो ये क्या है, ड्राइवर है। तो ड्राइवर के बिना क्या गाड़ी चल सकती है, नहीं चल सकती। इसलिए ये दोनों स्टैंडर्ड को पढ़ना जरूरी है अगर हमें आईएटीएफ 16949 इंप्लीमेंट करना है अपने यहां पर या उसका सर्टिफिकेट लेना है। दोनों का जो स्टैंडर्ड है वह दिखता कैसा है, तो जैसा आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर आप स्टैंडर्ड खोलेंगे, स्टैंडर्ड मतलब जो बुकलेट इसकी स्टैंडर्ड की मिलती है उसको खोलेंगे, तो आपको जो आईएसओ का स्टैंडर्ड है, आईएसओ 9001 का स्टैंडर्ड है, इस तरीके से आपको दिखेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यहां क्या नीचे लिखा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे हम बार बार बोलते हैं आईएसओ 9001 2015, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने भी सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है, 9001 जो है वह तो हो गया क्या, हमारा स्टैंडर्ड का एक सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, जैसे आधार कार्ड होता है ना, हर आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, ऐसे जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं उनका एक यूनिक नंबर होता है। जैसे आपने सुने होंगे 14,001, 45,001, ठीक है, ऐसे ही 9001। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड का अपना सीरियल नंबर है, अपना उसका नेम है या कोड है। ठीक है, इसके आगे लिखा होता है 2015 कॉलन देके। इसका मतलब क्या होता है कि यह 2015 में ये वाला एडिशन आया है। यहां लिखा है ना, 5th एडिशन 2015-9-15, यानी कि ये वाला जो रिवीजन है, एडिशन है, साल 2015 का चल रहा है। और जब आप किताब खोलोगे तो उसके अंदर लिखा होगा एडिशन। तो ये 9001 का अभी कौन सा एडिशन चल रहा है, 5th एडिशन चल रहा है। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। अब आ जाता है इधर आईएटीएफ 16949। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट अक्टूबर 2016। तो आपने कैसे देखा होगा, लिखा हुआ IATF 16949 2016। तो IATF 16949 कहां से आ गया, स्टैंडर्ड का कोड हो गया, और 2016 क्या हो गया, ये किस ईयर के अंदर ये एडिशन आया। और ये IATF का कौन सा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है। ठीक है,
पहले इसको हम किस नाम से जानते थे? इसको हम जानते थे ISO TS 16949 2009 के नाम से जानते थे, 3rd एडिशन। ठीक है, ये किसके लिए है? ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोमोटिव। ठीक है, प्रोडक्शन रेलिवेंट सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और यहां भी आप देखो लिखा है ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, जो मैं आपको बोल रहा था AQMS। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों के जो नेम है उसको समझ सकते हो, उसको जान सकते हो। अब दोनों की हम हिस्ट्री जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ISO 9001 की हिस्ट्री या जर्नी की, कैसे कैसे ये सारी एडिशंस इसके आए। तो इसका जो पहला एडिशन आया वो आया सन 1987 में, सेकंड एडिशन इसका आया 1994 में, उसके बाद 3rd एडिशन आया 2000 में, 4th एडिशन आया 2008 में, और अभी जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 2015। तो जब यहां पर हो था ये स्टैंडर्ड तो क्या लिखा था यहाँ पे? ISO 9001 994। ठीक है, और अभी हम यहाँ चल रहे हैं तो क्या लिखा है यहाँ? ISO 9001 2015। ठीक है, अब जानते हैं हम IATF की हिस्ट्री। तो IATF जो है पहले क्या हुआ करता था? ISO TS 16949। ठीक है, पहले दोनों की गवर्निंग बॉडी कौन थी? ISO थी। इसको भी ISO चलाती थी और इस वाले स्टैंडर्ड को भी ISO ही चलाती थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो फर्स्ट एडिशन आया वो आया 1999 में। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन था वो किस पे बेस्ड था? जो ISO 94 था, ISO 9001 94 था, उसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, उसके बाद सेकंड एडिशन आया 2002 में। यह किस पे बेस्ड था? इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी बेसिक कहां से ली गई थी? ये 2000 वाले ISO 9001 से ली गई थी। उसके बाद 3rd एडिशन आया हमारा 2009 के अंदर, जो कि बेस्ड था ISO 9001 2008 के ऊपर बेस्ड था। और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ये हमारा हो गया IATF। ठीक है, पहले क्या था ये? यहां तक था ये ISO TS। कितने एडिशन निकले? टोटल 3rd। इसके बाद क्या किया? एक अलग ही संस्था बनाई गई जिसको हम जानते हैं IATF के नाम से, और इस संस्था ने एक नया स्टैंडर्ड लॉन्च किया IATF 16949, जो कि सन 2016 में आया, और यह इसका कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, तो ये बेसिक हिस्ट्री है IATF और ISO की। अब दोस्तों जो ISO 9001 है ये तो क्या है? एक जेनरिक स्टैंडर्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे मेरी एक सर्विस इंडस्ट्री है, मैं भी अप्लाई कर सकता हूं। किसी ने अपना मेडिकल स्टोर लगा रखा है वो भी कर सकता है, कोई फर्नीचर बना रहा है वह भी कर सकता है, कोई टेलीविजन बना रहा है वह भी कर सकता है। ठीक है, किसी की कोई लैब है वो भी अप्लाई कर सकता है ISO 9001 2015 के लिए। ठीक है, लेकिन जो 16949 है IATF 16949, उसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बेसिकली इसको सिर्फ जो ऑटोमोटिव सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वही अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा? ऑटोमोटिव का OEM आ जाएगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जैसे होंडा हो गया, ठीक है, हीरो हो गया, मारुति हो गया। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बना भी रखी है OEM के ऊपर कि OEM क्या होता है, Tier 1 क्या होता है, Tier 2 क्या होता है, तो वहां से आप जाकर के जान सकते हो। तो कौन अप्लाई कर सकता है इसको? जो ऑटोमोटिव का OEM हो, चाहे वह 2 व्हीलर बना रहा हो, 3 व्हीलर बना रहा हो, 4 व्हीलर बना रहा हो। 4 व्हीलर के अंदर भी LCV लाइट कमर्शियल व्हीकल या हैवी कमर्शियल व्हीकल भी बना रहा है, तो वह उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सप्लायर हो ऑटोमोटिव OEM के लिए, चाहे वह Tier 1 सप्लायर हो, Tier 2 सप्लायर हो, Tier 3 एंड सो ऑन सप्लायर हो, वो ऑटोमोटिव सेक्टर में सप्लाई दे रहा हो, तो वह भी IATF 16949 को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ऑटोमोटिव एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर, जैसे कि एक्सेसरीज क्या होती हैं? गाड़ी के अंदर लगने वाले फुट मैट,
मड फ्लैप्स, कुछ और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हो गई, स्टीरियो हो गया, जो ऑटोमोटिव के अंदर जो एक्सेसरीज लगती हैं उसको कोई बनाने वाला है तो वह भी इसको अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा IATF 1949 को कोई ना तो अप्लाई कर सकता है ना ले सकता है। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप ऑटो सेक्टर से जुड़े होने चाहिए, तभी आपको IATF 16949 2016 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आई रिक्वायरमेंट। और मैं एक और बात करूं, ISO का जो स्टैंडर्ड है आज की डेट में बहुत ज्यादा गिर चुका है। लोगों ने इतना ज्यादा नाम खराब कर दिया ISO का कि भैया फोन करो, 5,000 रुपए दो, 7,000 रुपए दो और 2 दिन में सर्टिफिकेट आ जाता है। कोई वहां पे चीजें लागू है नहीं लागू कोई चेक करने वाला नहीं है। लेकिन IATF के साथ ऐसा नहीं है। IATF जो है उसकी प्रॉपर ऑडिट होती है, फेज वाइज ऑडिट होती है, उसके अंदर एनसीज निकलती हैं, तो री ऑडिट भी होती है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मिलेगा किनको? ऑटो सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को IATF 16949 2016 मिलेगा। अब दोस्तों कुछ जो वर्बल टर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड के अंदर बार बार यूज होते हैं इंपोर्टेंट, उनको जानते हैं कि वह क्या है। क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मतलब कोई SOP कह लीजिए, कोई किताब कह लीजिए, तो उस किताब को इतने आसानी से नहीं लिखा जाता कि भैया लेमैन पढ़ ले उसको। ऐसे थोड़ा सा ये मेरा अपना मानना है, आपका अलग मानना हो सकता है, कि उसके अंदर थोड़ा घुमा फिरा के लिखा जाता है या थोड़ी क्रिटिकल लैंग्वेज यूज की जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों रखा गया है कि भैया उसको आसान शब्दों में ना बनाया जाए। तो उसके अंदर क्या है, कुछ वर्बल टर्म्स बार बार आएंगे, ठीक है, तो उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्टैंडर्ड को पढ़ पाओगे और स्टैंडर्ड की चीजें अप्लाई कर पाओगे। वो वर्बल टर्म्स क्या है, जैसे कि अगर कहीं पर शैल लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर कि यू शैल मेक ए प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या लिखा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, यहां पे लोग ज्ञान ना देने लग जाएं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। यू शैल मेक a documented process for product development, ठीक है। तो जहां शैल आ गया, इसका मतलब क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये चीज आपको क्या करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करनी ही करनी है। अगर ये आप नहीं करोगे तो आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, ऑडिट को क्लियर नहीं कर सकते। और अगर आपने मान लो सर्टिफिकेट एक बार ले लिया और बीच में चीजें बंद कर दी ये वाली, तो आपका री ऑडिट भी लग जाएगा। तो जहां शैल आ गया स्टैंडर्ड के अंदर, वो चीज हमने करनी ही करनी है। उसके बाद कहीं कहीं पे लिखा होगा शुड। शुड का मतलब है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आपको बोल रहा है, रिकमेंड कर रहा है, करो तो अच्छा, ना करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस पे NC नहीं लगेगी जहां शुड लिखा है, लेकिन कर लोगे तो आपका ही सिस्टम इंप्रूव होगा, ठीक है। इसके बाद आता है नोट। नोट का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड ऐसे लिख देगा नोट 1, नोट 2, तो कोई चीज आपको वहां पर स्टैंडर्ड समझाने की कोशिश कर रहा है, गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि इस काम को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कैन और मे। कैन का मतलब क्या है कि इस काम को होने की पॉसिबिलिटी है, और मे का मतलब क्या है कि यहां पर हम परमिशन दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, जिसके अंदर सबसे जरूरी कौन सी है? ये शैल और शुड। जहां शैल आ गया तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, इस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके अंदर जो जो चीजें मांगी गई हैं, रिक्वायरमेंट आई हैं, वो आपने फॉलो करनी ही करनी है। आगे जब दिखाऊंगा आपको पूरा स्टैंडर्ड का एक पेज लेंगे, उसके अंदर कहां लिखा है शुड, वहां से आपको देख करके समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। अब दोस्तों जो IATF के क्लॉजेज हैं वह कितने हैं? जो क्लॉजेज होते हैं IATF के अंदर, IATF 16949 के अंदर, वो टोटल कितने क्लॉज होते हैं? 10 क्लॉजेज होते हैं। अब वो क्लॉजेज कौन कौन से हैं?
क्लोजेज हैं आपके, पहला स्कोप, दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, तीसरा टर्म्स एंड कंडीशंस, चौथा कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इंप्रूवमेंट। तो टोटल कितने क्लॉज हैं? ये 10 क्लॉज हैं। ठीक है, इसके अंदर से इंट्रोडक्टरी या नॉन ऑडिटेबल क्लॉज कितने हैं? 3 हैं। वो 3 कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। और जो बाकी के जो 7 क्लॉज हैं वो कौन से क्लॉज हैं? इम्प्लीमेंटेशन या रिक्वायरमेंट क्लॉजेज हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता भी है कि कितने इम्प्लीमेंटेशन वाले क्लॉज हैं या ऑडिटेबल क्लॉज हैं, तो वो कितने क्लॉज हैं? 7 क्लॉज हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्टरी क्लॉज कितने हैं? 3, और टोटल क्लॉज कितने हैं? 10। ठीक है, अब जो ये 7 क्लॉज हैं इनकी ऑडिट होगी, इनमें एनसी निकलेगी। ठीक है, इनके अंदर एनसी निकलेगी अगर आप काम सही से नहीं करोगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, पहले जो स्टैंडर्ड थे सारे अलग अलग उनमें क्लॉज होते थे, किसी में 7 हो गए, किसी में 8 हो गए, किसी में 10 हो गए। लेकिन जो ये वाला वर्जन आया ISO 9001 2015 वाला वर्जन आया, और उसके बाद ये IATF वगैरह जो आए, तो इनमें क्या किया गया, जो 10 क्लॉज हैं उनको स्टैंडर्ड बना दिया गया। यानी कि ये जितने भी क्लॉज हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे, चाहे वह 14,001 हो, 9,001 हो, 45,001 हो, 50,001 हो। 14,001 हमारा एनवायरमेंट सेफ्टी का है, 9,001 जो हम जान ही रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 45,001 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो पहले उसास हुआ करता था, उसके बाद में 50,001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो टोटल 10 क्लोज हो गए, जिसमें से 3 इंट्रोडक्टरी क्लोज हो गए और 7 हमारे ऑडिटेबल क्लोज हो गए। इनको आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे जब थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे ब्रीफली कि इस पहले क्लॉज में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो क्लॉजेज हैं, ठीक है, अब इनको याद कैसे करोगे आप? ठीक है भाई, जो चीजें होती हैं, बड़ी चीजें हो गई, लंबी चीजें हो गई, उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। हमने याद तो कर लिया भाई 10 क्लॉज हैं, 3 जो है इंट्रोडक्टरी हैं, 7 जो है इंप्लीमेंटेशन वाले हैं या ऑडिटेबल हैं। लेकिन अब आप इनको याद कैसे करोगे कि ये जो क्लॉजेज हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, मैंने भी कहीं से सीखी है, आपको भी सिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को तरीका उनका पढ़ाने का अच्छा लगा, तो वहां से मैंने ये जाना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद करिए, PLC SOP I। ठीक है, ये किसके लिए है? ये यहां से लेकर के यहां तक, क्लॉज 4 से लेके 10 तक के लिए। पहले 3 तो है ही क्या, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी को याद करने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है, PLC SOP फर्स्ट। PLC भी बहुत कॉमन वर्ड है, SOP भी बहुत कॉमन वर्ड है, और ये तो है ही आई यानी कि मैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो PLC है इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करेंगे? इसको कर देंगे CLP, तो अब फॉर्म क्या हो गई? CLP SOP I। ठीक है, तो C से क्या हो गया? कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। L से क्या हो गया? लीडरशिप। ठीक है, P से क्या हो गया हमारा? प्लानिंग। S से क्या हो गया? सपोर्ट। O से क्या हो गया? ऑपरेशन। P से क्या हो गया? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। I से क्या हो गया? इंप्रूवमेंट। तो हो गया ना आसान? ठीक है, तो क्या है शॉर्ट फॉर्म? PLC SOP I। PLC को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा CLP SOP I। ठीक है, आप याद करने को सीधा सीधा भी कर सकते हो CLP SOP I, लेकिन ये क्या है, एक जर्नल टर्म नहीं है CLP। PLC क्या है? एक कॉमन टर्म है। ठीक है, अगर आपको स्कूलिंग का भी याद हो तो हमने क्या किए हुए हैं, चीजें याद करी हुई है ना, विवग्योर जैसे।
ठीक है। इसी तरीके से ये है PLC SOP I, PLC को उल्टा कर दिया CLP SOP I, और ये हमारे सातों के सातों क्लॉज हमें याद हो गए। अब थोड़ा थोड़ा ये 10 के 10 क्लॉज में जान लेते हैं। एक वीडियो में सारा कवर करें ये पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ ब्रीफली जानेंगे, फिर आगे इसकी एक पूरी सीरीज बनाएंगे IATF 16949 2016 की, उसके अंदर हम चीजें जानेंगे, उसके अंदर क्लोज वाइज हम डिटेल में जाएंगे। तो जो पहला क्लोज है वह क्या है? स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है कि ये जो आप स्टैंडर्ड हम ले रहे हैं कंपनी के अंदर IATF 169 जो अप्लाई कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है? स्कोप क्या हो गया कि भैया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव शीट मेटल पार्ट या मशीनिंग पार्ट। तो ये आपकी इंडस्ट्री का स्कोप हो गया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करेगा? ये वेरी करेगा। उसके बाद आएगा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, जिसमें जो जितने भी रेफरेंसेस वगैरह जो लिए गए हैं वो सारी चीजें बताएंगी। इसके बाद है टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में जैसे बता रहा था शैल, शुड वगैरह, वो सारी चीजें यहां से आपको पता चलेंगी कि किसका क्या मतलब है। कंट्रोल प्लान है तो उसको का क्या मतलब है, PFME है तो उसका क्या मतलब है। तो यहां से आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये मेरे 3 क्लॉज हो गए, क्या? इंट्रोडक्टरी क्लॉज। अब आ जाते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन वाले क्लॉज हैं, जिसके अंदर पहला है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसका रिस्क एनालिसिस, उसकी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, जिसके अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कंटेक्स्ट की बात होगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लोज है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर क्या आएगा? जो टॉप मैनेजमेंट है उसका क्या रोल है इन QMS। ठीक है। पहले क्या होता था? पहले एक MR बना दिया जाता था और उसी की जिम्मेदारी होती थी कि भाई कराओ ऑडिट, ये तो आपका काम है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, मेंटेनेंस क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगी। लेकिन अब इसको अलग से ऐड किया गया लीडरशिप वाले क्लॉज को, और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना है किसके अंदर? QMS के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फिर आता है प्लानिंग, जिसके अंदर सारी चीजें QMS से रिलेटेड कैसे कैसे हम क्या क्या चीजें प्लान करेंगे। इसके बाद आएगा सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन में जैसे आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी कि सप्लायर का सिलेक्शन करना, सप्लायर की ऑडिट करना, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। यह जो पहले क्लॉज है वो सप्लायर मैनेजमेंट के नाम से होता था, अब इसको सपोर्ट के नाम से डाल दिया गया है। इसके बाद आ जाएगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर सारा आपका चीजें आ जाएंगी शॉप फ्लोर से रिलेटेड अपना, जिसके अंदर सारा मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीजें कवर होंगी। इन सारी चीजों की यहाँ पर बात होगी, और ये सबसे बड़ा क्लॉज भी है जो हमारा क्लॉज नंबर 8 है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसके अंदर आपके KPIs और जो हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है। MRM जो कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे आ गया इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिकमेंडेशंस है, वो सारी चीजें इम्प्रूवमेंट वाले क्लॉज के अंदर आएंगी। तो जब हम डिटेल में जानेंगे, एक एक क्लॉज करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको एक सबसे जरूरी चीज मेरे को समझानी है, वो क्या है कि स्टैंडर्ड को पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो ISO 9001 है वो क्या है? बेस स्टैंडर्ड है। किसके लिए? IATF 169 2016 के लिए। तो जब इस स्टैंडर्ड को आप खोल के देखोगे तो उसमें क्या होगा, जब आप क्लॉज वाइज चलोगे, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पे लिखा है सी ISO 9001 2015 रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब हो गया कि आपको कहां जाना पड़ेगा? बेस स्टैंडर्ड। बेस स्टैंडर्ड क्या है? 9000 2015। तो आपको दोनों स्टैंडर्ड की कॉपी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने IATF 169 स्टैंडर्ड ले लिया और आपने सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी। तो आपको दोनों स्टैंडर्ड चाहिए आपको अगर IATF 16949 अप्लाई करना है। तो जैसे ये 4.1 है,
तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ISO 9001 में मिलेगा। तो जहां स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये चीज कहां पर है, बेस स्टैंडर्ड के अंदर है, और वहां जाके आपने इसका रेफरेंस लेना है। अब किसी किसी लाइन के आगे लिखा होगा या किसी किसी क्लॉज सब क्लॉज, दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। जैसे हमने पढ़ा क्लॉज नंबर 4, ये क्या था, कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको यहां दिख रहा है 4.1, 4.1 क्या हो गया, इसका सब क्लॉज हो गया। अब आगे लिखा है 4.3.1, तो 4.3.1 क्या हो गया, सब सब क्लॉज हो गया। ठीक है, किसका, ये हो गया 4.3 का सब सब क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ 4.3.1 में क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ आगे लिखा है सप्लीमेंटल, ऐसे ही मिलेगा आपको स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ। सप्लीमेंटल का क्या मतलब है कि ये वाली चीज जो है वो ISO 9001 में भी है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है वो यहां लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है, इस वाले स्टैंडर्ड IATF में लिखी हुई है। तो आधी चीज आपने कहां से पढ़नी है, 9001 से जाके पढ़नी है, और आधी चीज आपने कहां पढ़नी है, इस वाले स्टैंडर्ड में पढ़नी है, अगर कहीं पे सप्लीमेंटल लिखा हुआ है। और अगर किसी क्लॉज या सब क्लॉज के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ और नीचे पूरी डिटेल इसमें भरी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि यह जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ IATF 16949/2016 की ही रिक्वायरमेंट है। ये हमें 9001 के अंदर कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें बताई मैंने, एक जो पूरी की पूरी हमें बेस स्टैंडर्ड से लेनी है, दूसरी जो सप्लीमेंटल है, सप्लीमेंटल का क्या मतलब है कि कुछ चीजें वहां मिलेंगी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो IATF 16949 में मिलेंगी, और तीसरी चीज जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिस क्लॉज या सब क्लॉज के आगे, तो वह ओनली रिक्वायरमेंट है किसकी, IATF 16949/2016। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है या कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कुछ लोग, कि कंट्रोल क्यों करना जरूरी है डॉक्यूमेंट को। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका नाम क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप उसको कैसे साबित करोगे, तो उसको साबित करने के लिए हम या तो कोई ID कार्ड दिखाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, या आधार कार्ड दिखाएंगे कि भाई ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें ये मेरा नाम है, इस आधार का ये नंबर है। तो ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है वो हर डॉक्यूमेंट का एक आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है, अपने आप में यूनिक पहचान है। एक डॉक्यूमेंट का एक ही डॉक्यूमेंट नंबर होगा, एक ही नाम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉक्यूमेंट नंबर के साथ 4 डॉक्यूमेंट घूम रहे हो। तो अक्सर क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट नंबर के साथ 2-2 डॉक्यूमेंट घूम रहे हैं, या डॉक्यूमेंट का नाम सेम है, डॉक्यूमेंट नंबर अलग अलग हैं। तो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर क्या क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट की, उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि ये रेडी फॉर यूज है, उसको अप्रूव करते हैं, उसको इश्यू करते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिस जिस डिपार्टमेंट को जरूरत होती है। अगर रिवीजन आती है तो उसकी रिवीजन को रिकॉर्ड करते हैं, री इश्यू करते हैं, और डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर करते हैं, इसीलिए जो है डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना जरूरी है। अगर हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके से घूम रहे होंगे कि प्रोडक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, वो राम ने अपने हिसाब से बना रखा है, श्याम ने अपने हिसाब से, घनश्याम ने अपने हिसाब से बना लिया, अगर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्या करता है, इन सारी चीजों को फिक्स करता है, इन सारी चीजों का निवारण करता है कि यूनिक आइडेंटिटी के साथ, यूनिक नेम के साथ ही डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट कंपनी के अंदर इस्तेमाल हो। और कोई भी आप कस्टमर की ऑडिट कराते हैं, चाहे वह मेस की हो, मिंडा की हो, या XYZ एस्कॉर्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सबकी मेजर रिक्वायरमेंट यही रहती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है
वह कंट्रोल रहना चाहिए। यही IATF की रिक्वायरमेंट है, यही ISO 9001 की भी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि क्या है, शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि कंपनी के अंदर क्या क्या सिस्टम लागू होने हैं। अगर वही नहीं कंट्रोल होगा, वही तरीके से मेंटेन नहीं होगा, तो बाकी के सिस्टम क्या खाक चलेंगे। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों समझते हैं कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। बहुत ही ट्रिकी सा सवाल भी है, समझने को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा, आप इसको बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप ये आज समझ गए तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऐसा दस्तावेज या ऐसा कागज है जो हमें कोई जानकारी देता है। जानकारी मतलब कि जिसको देख के हमें पता चलता है, समझ लीजिए कि हमें मशीन कैसे चलानी है, इंस्पेक्शन कैसे करना है, वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। वन टाइम एक बार बन गया और टंग गया। उससे क्या मिल रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि WI SOP प्रोसीजर्स, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। वहीं जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या हो गया, एक एविडेंस की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उसके अंदर क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग करोगे। रिकॉर्ड से बना रिकॉर्डिंग से बना रिकॉर्ड। तो आप उसके अंदर क्या करोगे, चीजें नोट करोगे। जब नोट करोगे तो आप उसको एज ए एविडेंस ऑडिट के सामने, ऑडिटर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, जी ये हम इंस्पेक्शन करते हैं, ये इसका रिकॉर्ड है। तो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, वो आपको तरीका बता रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंस्पेक्शन ऐसे 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 करनी है, कार्य निर्देश दे रहा है, ठीक है, या प्रोसीजर आपको बता रहा है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे फंक्शन कर रहा है। वो एक बार बन गया, इन्फॉर्म कर दिया गया, डिस्प्ले कर दिया गया। वहीं जो रिकॉर्ड है वो डेली बेस पे अपडेट किया जा रहा है, जिसके अंदर जानकारी भरी जा रही है कि आज मैंने ये मटेरियल चेक किया, कल ये मटेरियल चेक किया, उसमें इतने पीस रिजेक्ट मिले, इतने ओके मिले। तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है और रिकॉर्ड जो है वो एविडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोनों का एक एक सैंपल देखते हैं। अब जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। जो WI होती है वो डॉक्यूमेंट होती है। WI किस चीज की है, विजुअल इंस्पेक्शन की, जिसके अंदर लिखा है कि क्या काम करना है और उससे रिलेटेड तस्वीर लिखी है कि पार्ट में कोई बर, डेंट, चिप्स, रस्ट, ब्लो होल इत्यादि ना हो, उसकी तस्वीर लगा दी। पार्ट में कोई ऑपरेशन मिस ना हो, उसकी तस्वीर लगा दी। और इसको बना करके हमने क्या किया, साइन वाइन करा के टांग दिया उस एरिया में जहां पर ये यूज होनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हो गई। डॉक्यूमेंट्री से बना है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट हो गया इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या हो गया, रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या होगा, कोई फॉर्मेट होगा जिसके अंदर हम डेटा फीड करेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये क्या है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसके अंदर हमें क्या है, जानकारी भरनी है। और जानकारी क्या है, खाली है। तो आप क्या करोगे, इसमें डेली बेस में जानकारियां भरोगे। तो ये क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही अगर आप ये बात करें DPR की, तो DPR भी क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, जिसके अंदर डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट का आप जो है डेटा फिल कर रहे हैं, उसको आप एज ए एविडेंस यूज कर रहे हैं कि भाई हमारा OE कितना आ रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, रिजेक्शन रेट क्या आ रहा है, PPM रेट क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या मिल रही हैं हमें, एक रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि डॉक्यूमेंट नंबरिंग का या फॉर्मेट नंबरिंग का सिस्टम क्या होता है, कि नंबर कैसे दें। कोई भी अगर कागज है तो उसको नंबर कैसे देंगे। बेसिकली क्या है, मेजरली 4-5 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे हमारा मैनुअल हो गया, प्रोसीजर हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन हो गए, फॉर्मेट्स हो गए, इसके अलावा कंट्रोल प्लान हो गए, PFME हो गए, PFD हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट के टाइप हो गए या फॉर्मेट के टाइप हो गए। अब इनका क्या करना होगा, हमें एक स्टैंडर्ड बनाना होगा कि जो भी मैं क्वालिटी मैनुअल बनाऊंगा उसको क्या नंबर दूंगा। तो नंबर हमने क्वालिटी मैनुअल को क्या दिया, QM/01।
तो यहाँ पे Q1 का क्या मतलब हो गया, क्वालिटी मैनुअल, और 01 का मतलब क्या हो गया, पहला क्वालिटी मैनुअल। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रोसीजर्स आ गए। प्रोसीजर्स की हमने नंबरिंग क्या करी, AYT.QSP.DD.XX। तो AYT क्या हो गया, AYT बिजनेस सॉल्यूशन मतलब कि कंपनी का नाम। QSP क्या हो गया, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स या SOP। उसके बाद DD क्या हो गया, डिपार्टमेंट का कोड, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका कोड हो गया PD, मेंटेनेंस का हो गया MT, HR का हो गया HR, क्वालिटी का हो गया QA। तो ये क्या हो गए, हमने एक कोडिंग कर दी। इसकी आप लिस्ट बना करके प्रोसीजर के अंदर भी डाल सकते हो कि HR की कोड ये है, प्रोडक्शन की कोड ये है, मेंटेनेंस की कोड ये है। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर की नंबरिंग करोगे। ठीक है, उसके बाद आ गए हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन, उसका क्या है WI-NN। तो WI क्या हो गया, वर्क इंस्ट्रक्शन, NN क्या हो गया, सीरियल नंबर। सपोज करिए हमने बनाना किया 01 से, तो उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, WI 01, 02, 03, 04, 05, 06। कुछ लोग क्या करते हैं, WI के साथ साथ डिपार्टमेंट भी जोड़ देते हैं। वो ऐसे करते हैं WI.DD.NN, WI डैश या डॉट PD, P फॉर प्रोडक्शन डैश 01, या WI डैश HR डैश 01, 02, 03, 05। इससे हमें क्या पता चल गया, HR के अंदर 10 WI है, प्रोडक्शन के अंदर 10 WI है। लेकिन उसमें ना कई बार क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आप क्या करो, सीरियल नंबर से बना दो, WI-01 करके पूरा सीरियल नंबर से जितनी भी WIs हैं उनको आप सारी को बना दो। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट, जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ये सारी चीजें क्या थी, डॉक्यूमेंट थी, मैनुअल, प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेट क्या है, हमारा एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमें डेटा फीड करना है। फॉर्मेट का हमने क्या किया, F/DD/XX। F क्या हो गया हमारा, फॉर्मेट, फॉर्मेट का शॉर्ट नेम हो गया F। कुछ FMD भी ले देते हैं, तो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। DD क्या हो गया, डिपार्टमेंट का कोड। F/HR, ये जो फॉर्मेट है वो HR का है। /XX ये सीरियल नंबर है, 01, 02, 03, 04, 05। तो सपोज आप HR के 10 डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, तो क्या होगा, F/HR/01, 02, 03, 04, 05 से लेके आप 10 तक जाओगे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नंबरिंग दी जाती है। अब समझते हैं मास्टर कॉपी, कंट्रोल कॉपी और ऑब्सलीट कॉपी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो मास्टर कॉपी है ये ऐसी कॉपी है जो कि ओरिजिनल कॉपी है। कोई भी हम जो कागज बनाते हैं उसकी एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक ओरिजिनल दस्तावेज होता है। जैसे हमारी मार्कशीट, मार्कशीट क्या हो गई, हमारी ओरिजिनल कॉपी हो गई, जो हमें बोर्ड से मिली वो हो गई हमारी ओरिजिनल कॉपी। ऐसे ही जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी को जनरली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके ऊपर हम स्टैंप लगाते हैं मास्टर कॉपी की। जैसे यहां दिख रहा है आपको, इस तरीके से हम स्टैंप लगाते हैं मास्टर कॉपी की डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसके बाद उसको हम यूज करते हैं और उसको एक मास्टर कॉपी की फाइल बना करके रखते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी है मास्टर कॉपी। इसका कंट्रोल सिर्फ किसके पास है, MR के पास, या ओनर है जो प्रोप्राइटर है या MD है उनके पास रहेगा मास्टर कॉपी का कंट्रोल। इसके बाद जो अगली कॉपी आती है वो आती है कंट्रोल्ड कॉपी। कंट्रोल कॉपी क्या है, जो मास्टर कॉपी है उसकी फोटो कॉपी है, और उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, स्टैंप लगा रखी है रेड कलर की, कंट्रोल्ड कॉपी की स्टैंप। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये हमने क्या किया, मास्टर कॉपी का प्रिंट निकाला, उसकी फोटोकॉपी करी और उस पर इस तरीके से हमने कंट्रोल कॉपी की स्टैंप लगा दी। तो ये क्या हो गई, हमारी कंट्रोल कॉपी हो गई। कंट्रोल कॉपी किसके यूज के लिए होती है, डिपार्टमेंट के यूज के लिए होती है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है MR द्वारा या क्वालिटी हेड द्वारा, जिस जिस डिपार्टमेंट में यह यूज होनी है। मास्टर कॉपी क्या हो गई, हमारी एक बार बन गई, फाइल में रिकॉर्ड बन के चली गई। और जो कंट्रोल कॉपी है जो डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज होगी वो कंट्रोल कॉपी यूज होगी। फोटोकॉपी किसी की हमने मास्टर की, ताकि दोनों में कोई मिसमैच ना हो। ऐसा ना हो
कि हमने पहले प्रिंट निकाला मास्टर का, जब कंट्रोल कॉपी का प्रिंट निकालने गए तो वहां पे 2 लाइनें डिलीट हो गई या किसी ने अपनी मर्जी से ऐड कर दी। तो इसलिए क्या करते हैं, उसकी हम मास्टर कॉपी को फोटोकॉपी करते हैं, उस पर स्टैंप लगाते हैं कंट्रोल की, उसके बाद उसको कंट्रोल कॉपी बना करके हम रिलीज करते हैं, अपने पास रिकॉर्ड करते हैं कि किस किस को हमने कितनी कंट्रोल कॉपी दी हुई है। इसके बाद में सबसे आखिरी आती है हमारी ऑब्सलीट कॉपी। ऑब्सोलीट कॉपी क्या होती है, यह ऐसी कॉपी या ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो मैं बार बार कॉपी कॉपी बोल रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट की। तो ऑब्सलीट कॉपी जो होती है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑब्सलीट मतलब खत्म हो गया या पुराना हो गया, वो क्या कहलाएगा, ऑब्सलीट कॉपी। ऑब्सलीट कॉपी पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने मास्टर पे, ये जो यहाँ मास्टर है हमारा, यहाँ मास्टर पे सॉरी जो ये हमारी कंट्रोल कॉपी है, इस पे हमने ठप्पा लगाया था कंट्रोल कॉपी का, ऐसे ही ऑब्सलीट कॉपी के ऊपर भी हम ठप्पा लगाएंगे ऑब्सलीट कॉपी का, और उसको कुछ लोग फाइल करके ऑब्सलीट कॉपी की अलग फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग प्रोसीजर में डाल देते हैं कि जो ऑब्सलीट कॉपी होगी हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन आपको ऑब्सलीट कॉपी रखनी चाहिए। कुछ लोग इसका क्या तरीका करते हैं कि इसको सॉफ्ट में रख लेते हैं, जब रिवाइज करेंगे ना, सपोज कि रिवीजन 01 आ गया, तो रिवीजन 00 जो है, मतलब जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, ऑब्सलीट हो जाएगा। तो कुछ लोग इसको सॉफ्ट में भी मेंटेन कर लेते हैं कि सॉफ्ट में आपने एक्सेल बना रखी है, उसमें पहला रिवीजन 00, जब उसमें कोई रिवीजन आया नया तो आपने उसी की कॉपी क्रिएट करी, उसको रिवीजन 01 दे दिया, रिवीजन 00 ऑब्सलीट कॉपी हो गई, और रिवीजन 01 हमारी मास्टर और कंट्रोल कॉपी करंट वाली हो गई। तो मोटा मोटा ये डिफरेंस है मास्टर, कंट्रोल और ऑब्सलीट कॉपी के अंदर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है एक सर्विस भी देते हैं, जिसके अंदर हम ऑनलाइन QMS सिस्टम आपका डेवलप कराते हैं, क्लाउड बेस होता है सारा सिस्टम। आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी रिकॉर्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी आप कोई भी डेटा उठा सकते हो। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम आपको एक इंटरफेस बना के देते हैं ऑनलाइन, जिसके अंदर जैसे आपको यहाँ HR, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर, परचेज, ऑडिट्स, इस तरीके के आपका एक इंटरफेस होगा QMS का, जिसके अंदर आपको सारा डेटा एक जगह दिखेगा। अब सपोज आपको क्वालिटी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स और डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस मिल जाएगा। जब आपको अगर जैसे मंथली प्रोडक्शन प्लान देखना है या डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट देखनी है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मेट लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा करके, लेकिन दोस्तों ये हमने किया कैसे, इसकी नीड कैसे निकल के आई। जब मैं कंपनियों में विजिट करता था तो वहां दिक्कत क्या आती थी कि राम सिंह छोड़ के गया और श्याम सिंह आया क्वालिटी में। उसने क्या किया, सबसे पहला काम किया, अपने नाम से एक फोल्डर बनाया श्याम सिंह, अब अपना सारा काम उसके अंदर करना शुरू कर दिया। पुराना पता नहीं क्या था क्या नहीं था, किसी ने कोई चेक नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, एक ही डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो गई, ना कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोल ना कोई सिस्टम रहा। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि आपका पूरा का पूरा QMS कंट्रोल हो जाएगा। आपकी मास्टर कॉपीज, कंट्रोल कॉपीज आपके एक्सेस में होंगी, जिसको राइट होंगे वही देख पाएगा, वही व्यू कर पाएगा, वही यूज कर पाएगा, वही प्रिंट ले पाएगा। इससे क्या है, हमारा जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल है बाय डिफॉल्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल कॉपी की स्टैम्प मारो, ये दो उसको दो। तो हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर दिए, ऑनलाइन डाल दिए। आपको जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिस भी फॉर्मेट की जरूरत है, कहीं नहीं जाना। आपका जो इंटरफेस है, जो क्लाउड बेस्ड इंटरफेस है, उस पर जाना है, वहां क्लिक करना है और उस डॉक्यूमेंट को यूज कर लेना है। यूज भी क्या है, यूजर ही कर पाएगा। सपोज HR के 4 डॉक्यूमेंट हैं, तो HR के पास 4 डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस करने के राइट होंगे। वह 5वां डॉक्यूमेंट जिसके उसके पास राइट है, वह राइट नहीं है, वह एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक मैं सैंपल आपको दिखाता हूं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यूजर इंटरफेस है जो हमारा इंटरनल QMS क्लाउड बेस्ड पेपरलेस है उसका। अब सपोज कर लीजिए हमने क्या किया हुआ है,
आउटसोर्स कैलिब्रेशन जो है उसको सिस्टमाइज कर दिया, उसको ऑटोमेट कर दिया। और रोकवेल हार्डनेस टेस्टर है, इसका नंबर ये है, 1 साल में इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपको यहां दिख रहा होगा लास्ट कैलिब्रेशन डेट इतनी है, ड्यू डेट इतनी है। तो होगा क्या, जैसे ही ड्यू डेट होगी, जिस मंथ में जितने जितने इंस्ट्रूमेंट ड्यू होंगे, उठा करके कंसर्न को मेल चली जाएगी कि आपके ये इंस्ट्रूमेंट इस मंथ में ड्यू हैं, आप इनको भेज करके कैलिब्रेट करा लीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री के अंदर, उनको पता ही नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से उनके कैलिब्रेशन के लिए ड्यू हैं। प्लस जब ऑडिटर ने कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगा या और आपने कैलिब्रेशन रिपोर्ट आपको चाहिए या ऑडिटर को चाहिए, तो आपको फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट क्लिक ऑफ ए बटन पे यहां से अपना डॉक्यूमेंट को बड़े आराम से देख सकते हो। एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। ये आपको यहां लिंक दिख रहा है, रिपोर्ट लिंक, आपने यहां क्लिक किया और आपका क्लाउड बेस जो है वो डॉक्यूमेंट खुल करके आ गया। भैया ये अपना डॉक्यूमेंट है और इसकी कैलिब्रेशन रिपोर्ट ये है और नेक्स्ट जो है ये इतनी तारीख को ड्यू होगा। तो ये हमारा जो है ऑनलाइन QMS सिस्टम, ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम है। अगर आपको इस तरीके के सिस्टम की नीड है तो हम लोग यह डेवलप करते हैं, ये बनाते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं या जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर आपको यह सिस्टम अगर लागू करवाना है। दोस्तों इसके अलावा एक और आपको जानकारी देनी है कि मैं जो आपको भी डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीजें बता रहा हूं, हमारा AYT इंडिया एकेडमी का जो ऐप है उसके ऊपर एक कोर्स आ चुका है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेट्स, प्रोसीजर्स, WIs हर डिपार्टमेंट के आपको मिलेंगे रेडी टू यूज इन एक्सेल, वर्ड। आप वहां से सीधा डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हो, इनको रिव्यू कर सकते हो, अपनी कंपनी के हिसाब से उनको यूज कर सकते हो। पूरा का पूरा आप QMS सिस्टम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, एक गाइडलाइन है किसी भी काम को करने के लिए। जब हमें कोई काम करना होता है उसके लिए हमें एक गाइडलाइन चाहिए होती है, एक निर्देश चाहिए होती है। तो जो डॉक्यूमेंट है ये हमें गाइडलाइन देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, या हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस काम को करने का तरीका ये है। इसके जो उदाहरण है वो क्या क्या है, प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस शीट एटसेट्रा। और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, लाइव होगा। लाइव से मेरा मतलब है कि हम उसको रेफर कर रहे हैं तो लाइव ही है। भाई मैंने अगर कोई मशीन चलानी है और मशीन चलाने का एक वर्क इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, वो बन चुका है पहले, लेकिन उसका डिस्प्ले मेरे फ्लोर के ऊपर, ये मेरी मशीन के ऊपर हो रखा है, तो वो क्या हुआ, एक लाइव डॉक्यूमेंट हुआ। मैं उसको हमेशा एक रेफर कर रहा हूं, तो इसलिए वह एक लाइव डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट से हमें इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन मिलती है किसी काम को करने के लिए। अब जानते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। बेसिकली दोस्तों जो रिकॉर्ड्स है ये क्या है, एविडेंस है, यानी कि ये सबूत है किसी काम को करने का। रिकॉर्ड्स के अंदर हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं कि हाँ हमने ये वाला काम किया। कि जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन क्या हो गई, मशीन को चलाने की WI हो गई कि मशीन को चलाने का ये तरीका है, मशीन को ऐसे से ऑपरेट करना है, ये डॉक्यूमेंट्स मशीन के ऊपर भरने हैं। अब अगर हम मशीन के ऊपर ही रिकॉर्ड की बात करूं तो जो डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है जो कि मैंने भरनी है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, या मशीन की जो चेक शीट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिट शीट भी बोलते हैं, वो क्या है, एक एविडेंस हो गया कि हाँ मैंने ये काम किया था। तो डॉक्यूमेंट हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन दे रहा है किसी काम को करने की। और रिकॉर्ड हमें क्या दे रहा है, किसी एक्टिविटी को हमने किया, उसको हमें साबित करना है कि हाँ हमने ये काम किया
उसके लिए हम क्या बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। उदाहरण क्या है रिकॉर्ड के, फॉर्मेट्स, चेकशीट, रिपोर्ट्स। तो दोस्तों ये बेसिकली डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड की। अब अगर हम इसको ISO 9001 2015 या 16949 IATF के हिसाब से देखें कि डॉक्यूमेंट की बात कहां होती है, किस क्लॉज के अंदर होती है, तो दोस्तों ये क्लॉज जो है वो है 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड की बात की जाती है कि हमें डॉक्यूमेंट भी बनाने हैं और रिकॉर्ड भी बनाने हैं। अब आप ये पहचानोगे कैसे कि हमें कहां पे डॉक्यूमेंट बनाना है और कहां पर हमें रिकॉर्ड बनाना है। दोस्तों जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, चाहे वह IATF का हो चाहे वह ISO का हो, उसमें ऐसा कहीं पे भी कोई चेकलिस्ट नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिसमें लिखा हो, लास्ट में एनेक्सर लगा हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, ये फॉर्मेट आपको बनानी है, ये चेकशीट्स आपको बनानी है। ऐसा कहीं भी उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है। तो आपको क्या है, आपको स्टैंडर्ड पढ़ना आना चाहिए। अगर पढ़ना समझ गए तो आप समझ जाओगे कि वह कहां कहां पे हमसे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट कर रहा है स्टैंडर्ड, कहां कहां पे हमसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने क्लॉज नंबर 8.3 लिया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इज अप्रोप्रिएट टू एंश्योर द सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पे क्या बात हो रही है, मेंटेन लिखा हुआ है यहां पर, मेंटेन ए डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब डिफरेंस बताऊंगा दोनों का आपको, डॉक्यूमेंट का भी रिकॉर्ड का भी। आप कैसे पहचानोगे कि हमें कहां डॉक्यूमेंट बनाना है, कहां रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हमें कोई रट्टा नहीं मारना कि किसी कंसल्टेंट ने आकर के हमें एक लिस्ट दे दी, ये फॉर्मेट बना लो, ये डॉक्यूमेंट बना लो, ये प्रोसीजर बना लो। भाई उसने भी तो कहीं से देखा है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड में कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी एक चेकलिस्ट ऐसी कोई नहीं है कि ये फॉर्मेट बनेंगे, ये डॉक्यूमेंट बनेंगे। स्टैंडर्ड को पढ़ के ही आपको समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्लॉज नंबर 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। इसमें हम चले जाते हैं यहां लास्ट में, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज ए एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज, ठीक है। तो रिटेन जहां आ गया, रिटेन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रिकॉर्ड। और जहां लिखा है मेंटेन, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। मोटा मोटा ये डिफरेंट है। जहां हमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोसीजर वगैरह हमें बनाने हैं, वहां लिखा होगा मेंटेन, ठीक है। तो यहां पे हमसे वो SOP की बात कर रहा है, प्रोसीजर की बात कर रहा है, फॉर्मेट की बात कर रहा है, सॉरी WI की बात कर रहा है। और जहां लिखा है रिकॉर्ड, यहां पे उसे चाहिए एविडेंस। जो भी आप काम कर रहे हो तो एविडेंस कहां रिकॉर्ड होगा, फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड होगा, या चेकशीट के अंदर रिकॉर्ड होगा, या जो हमारी रिपोर्ट होती है, जैसे कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, सेटअप अप्रूवल रिपोर्ट होती है, उनके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो ये डिफरेंस है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। अब एक एक एग्जांपल देखेंगे हम डॉक्यूमेंट का और रिकॉर्ड का। दोस्तों ये आपके जो सामने है, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि ये एक लाइव इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। किस चीज की, फाइनल इंस्पेक्शन करने की। तो ये क्या है, एक WI है, फाइनल इंस्पेक्शन करने की, कि हमें जो इंस्पेक्शन करना है उसको करने का क्या तरीका है। जैसे इसमें पहले लिखा है जो भी पार्ट चेक करना है उसकी कंट्रोल कॉपी, स्टैंप लगी ड्राइंग और फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड अपने फाइल से लें, ठीक है। 5 पार्ट्स को स्टैंडर्ड के अनुसार डायमेंशन चेक करें और फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भरें। तो ये क्या है, पूरा एक यहां पर हमने क्या कर दिया, प्रोसीजर
लिख दिया या प्रोसेस पूरा लिख दिया हमने फाइनल इंस्पेक्शन करने का। तो ये क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया। ये हमें क्या दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है या हमें जानकारी दे रहा है। किस चीज की जानकारी दे रहा है कि भाई फाइनल इंस्पेक्शन जो है ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या रिकॉर्ड। अब आपके सामने ये आ गया इंस्पेक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखी है हमें क्या चीज चेक करनी है, कितनी होनी चाहिए, कैसे चेक करनी है, क्लास क्या है। जैसे कि हमें इनिशियल वैल्यू चेक करनी है 15 से 40 वाट होनी चाहिए, वाट मीटर से चेक करेंगे। क्रिटिकल टू क्वालिटी है, यहां लिखा है नंबर ऑफ वायर चेक करने कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कैसे चेक करेंगे, विजुअली चेक करेंगे। क्रिटिकल टू क्वालिटी है, यस क्रिटिकल टू क्वालिटी है। तो अब इसके अंदर क्या है, हम ऑब्जर्वेशन अपनी भरेंगे। तो जब हमने एक बार इसमें ऑब्जर्वेशन भर दी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जर्वेशन यहां पर भर लेता हूं कि भाई इनिशियल वैल्यू मेरी 16 वॉट आ रही थी। ठीक है, ये मेरी 85 वॉट आ रही थी, यहां पे फ्लैश नहीं थे। ठीक है, ये ओके था। 60 पीस इन ए पैकेट थे, ये भी ओके था। रेड और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक भी था। उसके बाद 2 वायर थे। ठीक है, यहां पे मैंने अपने साइन कर दिए। तो ये क्या बन गया, अब एक एविडेंस बन गया। क्या बन गया, एविडेंस या एक सबूत बन गया कि हां मैंने इंस्पेक्शन किया है। किसका किया है, वो यहां पे हम लिखेंगे कि भाई इस मशीन पे, इस ऑपरेशन पे, इस कस्टमर का, इस डेट को, इस वाले पार्ट का, इतनी क्वांटिटी का, किस स्टेज का था, इनकमिंग इंस्पेक्शन का था, सैंपलिंग का था, इन प्रोसेस का था या फाइनल का था। हाँ जी, मैंने इंस्पेक्शन किया। ठीक है, और इस तरीके से मैं यहाँ पे सारी रीडिंग्स भरूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक एविडेंस का काम करेगा कि हाँ मैं इंस्पेक्शन करता हूं। तो स्टैंडर्ड कहीं कहीं पे एविडेंस की आपसे डिमांड करता है कि आप ये काम कर रहे हो तो उसको आप रिकॉर्ड करो। तो जहां एविडेंस की बात आ गई वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया रिकॉर्ड। और जहां पर गाइडलाइन की बात आ गई वो हमारा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मोटा मोटा डिफरेंस है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। दोनों के फॉर्मेट भी समझ लिए, दोनों की डेफिनेशन भी देख ली। अब एक बार समराइज करके दोनों के अंदर के डिफरेंसेस को हम समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ISO IATF में मेंटेन लिखा होगा जहां भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और यहां रिटेन लिखा होगा जहां भी रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट जो होता है वो लाइव होता है, रिकॉर्ड होता है वो हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे होता है, जब आपने कोई चीज रिकॉर्ड कर दी, मैंने इंस्पेक्शन किया, लिख दिया वहां पर कि भाई ये इतना आ रहा है ऑब्जर्वेशन, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हिस्ट्री हो गई वो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्या है, जब तक लगा हुआ है मशीन के ऊपर, जब तक कोई नया रिवीजन उसका नहीं आता, तो वो क्या है, एक लाइव डॉक्यूमेंट है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या है, एक गाइड की तरह वर्क करता है। रिकॉर्ड क्या है, एक एविडेंस या सबूत की तरह वर्क करता है। डिस्पोजिशन कैसे होगा डॉक्यूमेंट का, इसकी मास्टर कॉपी बनेगी, कंट्रोल कॉपी बनेगी, अनकंट्रोल कॉपी बनेगी और ऑब्सोलीट कॉपी भी बनेगी। और जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसमें रिटेंशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है। रिटेंशन का मतलब क्या है कि ये वाला कागज हमें कितने दिन तक रखना है। भाई रखना तो हमें क्या होगा, एविडेंस ही रखना होगा ना। तो हो सकता है वो 1 साल रखना हो, 5 साल रखना हो, 3 साल रखना हो, 20 साल रखना हो। कुछ कस्टमर क्या है, हिटाची जैसे, वो 20 ईयर्स की भी डिमांड करते हैं कि भाई आपको 20 साल तक जो रिकॉर्ड है वो अपना रखना है। तो कहीं भी अगर रिटेंशन की बात हो रही है, कि हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें कितने दिन तक रिटेन करना है। देखो रिटेन से ही बना है रिटेंशन, तो कितने दिन हमें रिटेन ये सबूत करना है, कागज करना है, तो वहां पर रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। और जहां हम डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट। भाई WI की मास्टर कॉपी होती है, कंट्रोल कॉपी होती है, कंट्रोल कॉपी होती है, ऑब्सोल्यूट कॉपी होती है। अब डॉक्यूमेंट को क्या हम बदल सकते हैं, जी हाँ हम बदल सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या रिवीजन हिस्ट्री आ जाएगी कि हाँ हमने ये इतनी तारीख को ये चीज अपडेट करी थी।
क्या रिकॉर्ड को हम बदल सकते हैं? नहीं। फॉर्मेट को हम बदल देंगे, उसमें एक आधा कॉलम चेंज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा रिवीजन के साथ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट भर गया जिसके अंदर रीडिंग चली गई, क्या उसको आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। अगर बदलोगे तो ये क्या है, आपकी क्लियरली एनसी लग जाएगी और आप ऑडिट में फेल हो जाओगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। मैनुअल, प्रोसीजर, एसओपी, कंट्रोल प्लान, एफएमईएस, डब्ल्यूआईस, इनको क्या है, एज ए हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, एज ए हम गाइडलाइन यूज कर रहे हैं इन कागजों को, तो ये हमारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए। और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जिसके अंदर मैं रीडिंग भर रहा हूं, ठीक है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, इसके अंदर क्या कर रहा हूं, मैं रीडिंग भर रहा हूं। मेरी क्लिट शीट है, इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूं, रीडिंग भर रहा हूं। तो ये क्या हो गए, मेरे रिकॉर्ड्स हो गए। तो दोस्तों यही मोटा मोटा अंतर है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। अब दोस्तों इसमें ना एक बहुत ही जरूरी या इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहूंगा। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेंटेन और रिटेन। जो हमारा मेंटेन है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के लिए। और जो रिटेन है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। और जगह जगह आपको क्या मिलेगा प्रोसीजर के अंदर, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। और कहीं कहीं मिलेगा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। ठीक है। अब इसको जरा गौर से समझना आप लोग। जहां पर लिखा है कि मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसका मतलब है हमसे जो स्टैंडर्ड है वो किसी एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, डब्ल्यूआई की डिमांड कर रहा है। ठीक है। जहां लिखा है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस शुड मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, तो वहां पे हमसे स्टैंडर्ड किस चीज की डिमांड कर रहा है, प्रोसीजर की डिमांड कर रहा है कि हमने इस चीज का प्रोसीजर बनाना है। ठीक है। और जहां लिखा है रिटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, हमें यहां पे कोई रिकॉर्ड बनाना है, कोई फॉर्मेट बनाना है, कोई चेक शीट बनानी है, कोई रिपोर्ट मैंने यहां पर तैयार करनी है। तो ये स्टैंडर्ड को पढ़ने का तरीका है। स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखा कि आपको ये प्रोसीजर, लिस्ट नहीं लिखी कहीं भी कि इतने प्रोसीजर हैं, ना ये लिखा है इतनी डब्ल्यूआई है, ना ये लिखा है इतने फॉर्मेट है। ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको अगर ढंग से समझना है, ढंग से पढ़ना है, तो स्टैंडर्ड को पूरा का पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको ISO 9001 या IATF जो है वह क्लियर होगा। अब उसमें कहां कहां डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहां कहां प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है, कहां कहां हमने रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो आपको इस चीज से क्लियर होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, यहां लिखा हुआ है ना, द ऑर्गेनाइजेशन शैल का मतलब होता है मैंडेटरी। ये मैं आने वाली आगे वीडियोस हैं उनमें क्लियर करूंगा आपको सारी टर्मिनोलॉजी, जो IATF से रिलेटेड वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूं। तो शैल रिटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे हमने रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है। और यहां लिखा है ना, शैल मेंटेन ए डिजाइन ए डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस लिख दिया, यहां पर वो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस भी लिख सकता है कई जगह पर। तो ये क्या हो गया, यहां पे हमने प्रोसीजर बनाने हैं। दोस्तों एसओपीज के बारे में समझने से पहले हमें दो तरीके की अप्रोचेस को समझना जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए दो तरीके की अप्रोचेस होती है। एक होती है मैन बेस्ड अप्रोच और दूसरी होती है सिस्टम बेस्ड अप्रोच। मैन बेस्ड अप्रोच क्या है कि सब कुछ एक व्यक्ति के हिसाब से या एक से ज्यादा व्यक्तियों के हिसाब से कंपनी के अंदर चल रहा है। राम सिंह ने कह दिया कि ये काम ऐसे होना है तो वह काम ऐसे ही चल रहा है।
अब श्याम सिंह जी आ गए राम सिंह की जगह पर, तो पता चला सारी की सारी चीजें कोलैप्स हो गई, सारी की सारी चीजें बंद हो गई। न डिस्पैचेस जा पा रही है, ना प्रोडक्शन हो पा रही है, न क्वालिटी चेक्स हो रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही है। क्योंकि हमें जो लग रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के तहत चल रही है, वो चल रही थी राम सिंह जी के सिस्टम के तहत। और जो दूसरी अप्रोच होती है वह अप्रोच होती है सिस्टम बेस्ड अप्रोच, जिसमें कोई भी सिस्टम किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलता, सिस्टम के हिसाब से चलता है, मेथड के हिसाब से चलता है। तो यह है दूसरी अप्रोच। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जैसे कि मारुति, रिलायंस, एयरटेल, ये जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ये सारी बनी है सिस्टम बेस्ड अप्रोच को लेकर के। अगर ये सब भी मैन डिपेंडेंट होते तो आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाते। मारुति जब स्टार्ट हुई, उसके अंदर जो पर्सन उस टाइम काम कर रहे थे जब मारुति इंडिया के अंदर लगी, और आज अगर आप जाकर के देखो, उसमें से 90% लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी भी मारुति चल रही है, उससे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। ऐसे ही अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखें, तो जब स्टार्ट की होगी तो उस टाइम जो लोग रहे, उसमें से कितने लोग जा चुके होंगे और कितने हजार लोग अब आ चुके हैं। तो अगर ये सब कुछ सिस्टम के हिसाब से नहीं होता, मैन बेस्ड होता, तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाते। तो इसीलिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम की तरफ ले जाना है कि कोई राम सिंह आए, श्याम सिंह आए या कोई भी आए, हमारी चीजें चलती रहे। और दूसरा क्या है, जो भी पर्सन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उसको आसानी हो कोई भी काम करने में, उसको पता हो कि इस काम को करने का तरीका ये है। तो इसी से रिलेटेड है हमारी आज की वीडियो एसओपी के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसओपी होता क्या है, एसओपी की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, एसओपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हिंदी में अगर बात करें, शुद्ध हिंदी में, तो यह हो गई मानक संचालन प्रक्रिया, कि किसी काम को करने की प्रक्रिया जो कि स्टैंडर्डाइज हो। बेसिकली एसओपी एक ऐसा डिफाइंड फॉर्मेट होता है, ऐसा डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए दिशा निर्देश देता है या इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसको करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसको करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एसओपी है वह इसलिए भी बनाए जाते हैं कि किसी काम को करने में कोई एरर ना आए, किसी से कोई गलती ना हो। सपोज मुझे इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्शन का हमने एक एसओपी बना दिया कि जब हम इंस्पेक्शन करेंगे, कि हम इनकमिंग इंस्पेक्शन को उदाहरण पे ले लेते हैं, कि जब भी कोई मटेरियल कंपनी के अंदर आएगा, हमें उसका इंस्पेक्शन करना है, तो उसका एक हमने एसओपी बना दिया कि इस काम को करने का यह तरीका है कि भाई पहले जो गेट पे गाड़ी आएगी उसमें से हमने मटेरियल का सैंपल लेना है, सैंपलिंग प्लान के हिसाब से चेक करना है, उसकी रिपोर्ट को हमने इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करना है, जो मटेरियल आया है उसके साथ में उसका मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट भी आना चाहिए, वो भी हमें वेरीफाई करना है, जो हमने मटेरियल मंगाया था उसी ग्रेड के अनुसार मटेरियल आया है वह भी हमें वेरीफाई करना है। इसके बाद अगर मटेरियल ओके है तो हम बिल के ऊपर क्यूसी ओके की स्टैंप लगा करके बिल को स्टोर में दे देंगे, और स्टोर वाले जो है मटेरियल को फिर स्टोर के अंदर ले जाएंगे क्यूसी ओके होने के बाद। और ये डॉक्यूमेंट जितने भी बनेंगे उसको हम फाइल करके रख लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हो गई इनकमिंग इंस्पेक्शन को करने की। तो एसओपी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है एक तरीके से किसी भी काम को करने की, ताकि उस काम को चाहे राम सिंह करे, श्याम सिंह करे या कोई भी व्यक्ति करे, उस काम को करने का तरीका ना बदले, स्टैंडर्ड ना बदले, एक ही तरीका रहे, एक ही मानक रहे किसी भी काम को करने का। इससे होगा क्या, इससे आपको सहूलियत होगी किसी भी काम को करने की, आपको बार बार अपना सोचना नहीं पड़ेगा कि इस काम को कैसे करना है। एसओपी बना है, एसओपी लगा हुआ है, आपने उसको पढ़ा और काम को खत्म कर लिया। अब एसओपी से रिलेटेड आपने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी इंडस्ट्री में, अगर आप काम कर रहे हैं तो उन टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन है ओपीएस
और OCS। OPS क्या हो गया? ऑपरेशन स्टैंडर्ड। और OCS क्या हो गया? ऑपरेशन कंट्रोल स्टैंडर्ड। इसी तरीके से कुछ लोग बोलते हैं PCS, प्रोसेस कंट्रोल शीट या प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड। कुछ लोग बोलते हैं PS, प्रोसेस शीट। और कुछ बोल देते हैं WI, वर्क इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? एक SOP है, उसके ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है। कोई OPS बोल देता है, कोई OCS बोल देता है, कोई PCS बोल देता है, कोई PS बोल देता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? एक ही है। इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमें कोई अगर ऑपरेशन करना है, कोई प्रोसेस करना है, तो वह कैसे कैसे करना है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ SOPs के प्रकार। दोस्तों ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि इतने प्रकार के ही SOPs होते हैं, लेकिन मैंने इसको एक क्लब करके कोशिश करी है ताकि आपको आसानी से समझा सकूं कि कितने प्रकार के SOPs हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है? डिपार्टमेंट स्पेसिफिक SOP। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक SOPs क्या होते हैं? डिपार्टमेंट के प्रोसीजर। कि आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस का यह SOP है, स्टोर डिपार्टमेंट का यह SOP है या प्रोसीजर है। ज्यादातर लोग प्रोसीजर बोलते हैं, बात एक ही है, SOP या प्रोसीजर। तो ये क्या है? डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोसीजर हो गए, जिसमें हमें डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है कि इस डिपार्टमेंट में कोई काम होना है तो किस प्रकार से वह काम होना है। दूसरा है प्रोसेस या ऑपरेशन स्पेसिफिक SOPs। वो क्या है? OPS या PCS या WI। OPS और PCS क्या है? जो हमें किसी एक प्रोसेस के बारे में जानकारी देते हैं कि हमें ये वाला प्रोसेस कैसे करना है। सपोज कि हम कोई पार्ट बना रहे हैं, उसके अंदर 5 प्रोसेस हैं। पहला है ब्लैंकिंग, दूसरा है पंचिंग, तीसरा है बेंडिंग। ठीक है। अगर हम कोई CNC कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया? CNC फर्स्ट है, CNC सेकंड है, VMC फर्स्ट है, VMC सेकंड है। तो ये सारे क्या है? अलग अलग ऑपरेशंस है। तो जो PCS होगा वो किसी एक ऑपरेशन का होगा। और अगर किसी पार्ट के अंदर 5 ऑपरेशंस हैं तो हम कितने PCS बनाएंगे? 5 PCS बनाएंगे। इसी प्रकार से WIB होती है। WIB क्या होती है? प्रोसेस स्पेसिफिक होती है कि भाई इनकमिंग इंस्पेक्शन करने की क्या WI है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करने की क्या WI है, मशीन ऑपरेशन की क्या WI है। ठीक है। तो ये क्या है? प्रोसेस या ऑपरेशन स्पेसिफिक SOPs। तीसरा आ जाता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक। प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्या होगा? जैसे कि ऊपर हमने समझा प्रोसेस या ऑपरेशन स्पेसिफिक। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट थे OPS और WI, ये क्या है? प्रोसेस स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और ये क्या है? प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट का, कि हमारा जो प्रोडक्ट है एक बारी में ही कंप्लीट हो रहा है, एक बारी में ही सब कुछ चीजें हो रही हैं, तो हम उसका एक कंबाइंड OPS या PCS भी बना सकते हैं और कंबाइंड WI भी बना सकते हैं। तीसरा है हमारा मशीन या स्टेशन स्पेसिफिक SOPs। स्टेशन स्पेसिफिक या मशीन स्पेसिफिक SOPs में हम क्या बनाएंगे? WIs बनाएंगे, वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे कि इस मशीन को चलाने का क्या तरीका है, इस मशीन को सेटअप करने का क्या तरीका है, इस मशीन पे हम सेटिंग कैसे लगाएंगे, इस मशीन में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। इसके बाद है 5वीं कैटेगरी जेनरिक, कॉमन टू ऑल। तो हम कुछ कॉमन SOPs भी बना सकते हैं। अगेन वो भी OPS हो सकता है, PCS हो सकता है, WI भी हो सकती है कि हमने एक ऐसी WI बना दी जो हर डिपार्टमेंट में काम आ सकती है। हर डिपार्टमेंट के लिए कॉमन WI हो गई कि भाई रिजेक्शन पार्ट हैंडलिंग की एक WI बना दी हमने कि रिजेक्शन पार्ट को ऐसे हैंडल करना है। तो वो क्या हो गया? हमारा कॉमन SOP हो गया। तो कितनी कैटेगरी समझी हमने? एक पहला डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, दूसरा प्रोसेस या ऑपरेशन स्पेसिफिक, तीसरा प्रोडक्ट स्पेसिफिक, चौथा मशीन या स्टेशन स्पेसिफिक और पांचवा जेनरिक या कॉमन टू ऑल ऑपरेशंस या ऑल मशीन्स या ऑल प्रोडक्ट्स।
तो ये बेसिकली 5 कैटेगरीज है एसओपीज की जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल में लाई जाती है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एसओपी का सैंपल आ चुका है। मैंने इसको नाम दिया है एडवांस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस है। इसके अंदर क्या है, सारी की सारी चीजें हमने डाल दी हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। ये एक पार्ट का, एक ऑपरेशन का एसओपी है जिसके अंदर हमने सारी की सारी चीजें डिटेल में डाल दी हैं। वो चीजें क्या हैं, अब उनको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा डॉक्यूमेंट का ढांचा समझ लेते हैं। सबसे पहले आ गया लोगो कंपनी का, यहाँ आ गया डॉक्यूमेंट का नाम, यहाँ आ गया डॉक्यूमेंट का इश्यू का रिकॉर्ड, यहाँ हमने ऐड किया डॉक्यूमेंट का रिवीजन का स्टेटस, और यहाँ पे हमने डाला डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, ये एसओपी का नंबर क्या है, और डेट ऑफ ओरिजिन क्या है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या हो गया, ये फॉर्मेट का नंबर, ये पूरे के पूरे फॉर्मेट का नंबर। और एसओपी नंबर क्या हो गया कि हमने बहुत सारे एसओपीज बना रखे हैं, ये उसका नंबर हो गया। डॉक्यूमेंट नंबर तो सेम रहेगा, जैसे FMDQA43 ये मेरे एसओपी का नंबर है, लेकिन उस एसओपी से मैंने 50 एसओपीज और बना दिए उस फॉर्मेट से। तो मैं अगर सबको सेम नंबर दूंगा तो पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। और फिर हमने दे दिया एक अलग से एसओपी नंबर कि अगर मेरे 50 एसओपीज हैं तो हमने उसको दे दिया एसओपी डैश 01 02 03 04 05 या AYT डैश 01 02 03 04 05, और इस तरीके से हमने डिटेल में नंबरिंग उसकी कर दी एसओपी की। अब हम समझेंगे इस फॉर्मेट में हमने क्या क्या चीजें कवर करी हुई हैं। डॉक्यूमेंट का नेम, रिवीजन, इश्यू डिटेल्स, ये सारी चीजें कवर करी। दूसरा जो है हम इसमें कवर कर रहे हैं पार्ट की डिटेल, वो आ गई यहाँ पर। ठीक है कि पार्ट का नाम क्या है, फ्लैंज मॉडल ए, पार्ट नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, ऑपरेशन का नाम क्या है ब्लैंकिंग, ऑपरेशन नंबर क्या है OP10, और किस मशीन पे लगा है ये पावर प्रेस 75 के ऊपर यह लगा हुआ है। ये आ गई प्रोडक्ट की डिटेल। इसके बाद हमने इसमें तीसरी चीज क्या ऐड करी है, टूल और डाई की डिटेल्स। ये यहाँ पर टेबल दिख रही है आपको, ये वाली, इसमें हमने डाल दिया ब्लैंकिंग डाई, ठीक है, डाई नंबर, इसकी शट हाइट, इसकी स्ट्रोक हाइट। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या डाला है, गेज की डिटेल, कि भाई ये जो पार्ट बन रहा है इसको चेक करने के लिए कोई गेज तो नहीं यूज हो रहा, कि जब ये पार्ट बनेगा तो मैंने कोई गेज तो नहीं यूज करना। तो हमने यहाँ पर डाल दिया रिसीविंग गेज 450 इस पार्ट के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आ गया जिग एंड फिक्सचर डिटेल्स। हो सकता है ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई फिक्सचर लगता हो, अगर लगता है तो हम वो यहाँ पर फिक्सचर की डिटेल्स भर देंगे, अगर नहीं लगता तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि नहीं लग रहा NA। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट का PFD, तो हमने यहाँ डाल दिया प्रोडक्ट का PFD की ये जो शीट आई, स्ट्रिप साइज आया, उसके बाद ये ऊपर दिया हुआ है ऑपरेशन, नीचे दिया हुआ है मशीन, कि नीले रंग के डब्बे में है कि क्या ऑपरेशन हो रहा है, और लाल रंग के डब्बे में है किस मशीन पे हो रहा है। तो हमारा जो पहला ऑपरेशन है ब्लैंकिंग किस पे हो रहा है, 75 टन की प्रेस पे। उसके बाद क्या है हमारा फर्स्ट पंचिंग, उसके बाद हमारा क्या है ड्रॉ, उसके बाद क्या है हमारा ट्रिमिंग। तो इस तरीके से हम पूरा प्रोसेस को कवर करते हुए कहां तक आ गए, डिस्पैच स्टेज तक, कि हमने यहाँ डाल दिया कि इस प्रोडक्ट का PFD ये है। और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमने इसको सर्कल भी किया हुआ है कि ये जो PFD है इसके अंदर हमारा ऑपरेशन ये हो रहा है। आप इसको अलग कलर भी कर सकते हो कि ये जो ऑपरेशन है जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं ये वाला ऑपरेशन यह है। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज आ गई इसके अंदर आ गई प्रोसेस की ड्राइंग। आपको यहाँ पर ड्राइंग दिखाई दे रही है पार्ट की, पार्ट ड्राइंग ऑपरेशन 10, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक डायमेंशन है 140 प्लस माइनस 0.5, दूसरी डायमेंशन क्या है 96.0 प्लस माइनस 0.5, और थिकनेस क्या है शीट की 8 प्लस माइनस 0.2। ये आ गई यहाँ पर प्रोसेस की ड्राइंग, उस पार्ट की, उस प्रोसेस की ड्राइंग जो कि यहाँ पर है OP10। इसके बाद है इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड।
इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड हमने कहाँ डाले हुए हैं, ये जो नीचे टेबल बना रखी है यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड डाल दिए। इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हैं, पैरामीटर हमें क्या चेक करना है, पैरामीटर, उसके बाद आ गया हमारा स्पेसिफिकेशन। पैरामीटर क्या है, डायमेंशंस, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या हो गई कि हमने जो चेक करना है वह कितना आना चाहिए। उसके बाद आ गया उसका तरीका, मेथड, कि हम उसको चेक कैसे करेंगे। चेक कैसे करेंगे, डीवीसी, डिजिटल वर्नियर कैलिपर से चेक करेंगे। और जो विजुअल है ये हम किससे चेक करेंगे, देखकर चेक करेंगे। क्लास क्या हो गई कि ये वाली जो डायमेंशंस है वो सीटीक्यू है, मेजर है, माइनर है, क्या है, तो ये क्या है, क्रिटिकल टू क्वालिटी है, कि अगर ये वाले डायमेंशंस नहीं बने तो मेरा पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में हमने दो चीजें डाली हुई हैं, एक ऑपरेटर की, एक इंस्पेक्टर की। ऑपरेटर क्या करेगा, 100% चेक करेगा ईच लॉट को, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, जो इंस्पेक्टर है वो 2 पीस चेक करेगा। कब करेगा, एवरी 4 आवर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कंट्रोल कि ये रिकॉर्ड किस में करेंगे, ये सारा डेटा FQA23 के अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है हमारे, वर्क इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो वर्क इंस्ट्रक्शन हमने कहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए। इस पार्ट को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मशीन को चालू व बंद करते समय साफ करें तथा उचित मात्रा में तेल ग्रीस डालें। मशीन की क्लिक शीट का पालन करें। मशीन चलाने से पहले मशीन साफ करें। मशीन में कोई असामान्य आवाज नहीं होनी चाहिए। पहला पीस सुपरवाइजर या क्वालिटी इंस्पेक्टर से चेक कराएं। अगर पीस सही है तो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्टर से साइन कराकर मशीन पर लगी प्लेट पर रखें। हर 30 मिनट के बाद पीस को देखकर चेक करें ब्लैक आउट तो नहीं कट रहा। ब्लैक आउट या किसी प्रकार के खराब पीस को लाल बिन में ही डालें, ब्लैंक में बर नहीं होनी चाहिए। ये हो गए हमारे कार्य निर्देश, वर्क इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके बाद हमने दिए हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, की सुरक्षा से रिलेटेड हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है इस पार्ट को बनाते हुए मशीन के ऊपर। वो क्या क्या है कि मशीन चलाने से पहले दस्ताने पहने, मशीन का स्टार्टर चेक करें, ढीले कपड़े ना पहने, चेक करें मशीन में कोई अनावश्यक आवाज तो नहीं। उससे क्या होगा, अनावश्यक आवाज से क्या हो सकता है, कोई पार्ट हमारा ढीला हो सकता है, वो खुल के गिर सकता है। पास वाले अग्नि शमन यंत्र की कैलिब्रेशन की तारीख देखें, मशीन की पेडल की जांच करें और सेटिंग्स बदलते समय मेन जो है ऑफ कर दें। कई बार क्या दुर्घटना हो जाती है कि मशीन चल रही है, मशीन चलते चलते हमने सेटिंग लगाने लग गए, डाई बांधने लगे, बेसिकली डाई वगैरह बांधने लगे और मशीन का कुछ बटन वटन दबा और एक्सीडेंट हो गया, बहुत खतरनाक वाला। उसमें क्या होता है, स्टॉपर भी लगाना होता है हमें डाई के नीचे कि मशीन नीचे ना आ जाए, साथ में उसका मेन भी ऑफ रहना चाहिए। इसके बाद है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कोई आप अलग से जानकारी देना चाहते हो तो वो क्या है कि पीस में बर वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो, पीस में डेंट या क्रैक नहीं होने चाहिए, काम करते समय सफाई तथा सुरक्षा का ध्यान रखें और सही पीस को बिन में तरीके से लगाएं। के बाद आ गया मेकर एंड चेकर साइंस। उसमें क्या हो गया कि भाई ये किसने बनाया, एसओपी, ये अप्रूव किसने किया, चेक किसने किया। तो इस तरीके से आप भी एसओपी या पीसीएस बना सकते हो किसी पार्ट का। मैंने सारी की सारी जानकारी यहाँ पर देख दी है, आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैंने इन डिटेल सारी की सारी चीजें जीरो टू एंड आपको समझा दी है कि एसओपी कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है। फिर भी आपको अगर यह फॉर्मेट रेडी टू यूज चाहिए तो हमारी जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर आप जा सकते हो। वहां पे आपको एसओपी पीसीएस के नाम से एक कोर्स मिलेगा, वो आप परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यह फॉर्मेट एक्सेल के अंदर मिल जाएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हो। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अपनी ऐप के ऊपर डाले हुए हैं, जिसमें फोरम चेंज है, आईएसओ के फॉर्मेट्स हैं, डीपीआर का फॉर्मेट है, ओई के साथ मेंटेनेंस के फॉर्मेट है, स्टोर का कोर्स है, पूरा का पूरा स्टोर परचेज डिपार्टमेंट के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। एसओपी जो मैंने अभी आपको बताया, इसका डॉक्यूमेंट आपको रेडी टू यूज मिल जाएगा। 5S का चैंपियन कोर्स है जिसके अंदर आपको 5S के सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स मिलेंगे, पीपीटी मिलेगी,
वीडियोस मिलेंगी ट्रेनिंग की, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिटी एंड पीडी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ रेडी टू यूज मिल जाएंगे। पीपीएम, डीपीयू, डीपीएमओ से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है कोर्सेज मिलेंगे। जॉब रूट कार्ड है, फिश बोन डायग्राम है, फाइलिंग सिस्टम है, एचआर के सारे ट्रेनिंग से रिलेटेड फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस हैं। स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज करने के ट्रेनिंग वीडियोस और फॉर्मेट्स हैं। कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी के वीडियोस, फॉर्मेट्स हैं। तो ये सारे के सारे आप कोर्सेज जो है हमारी ऐप के ऊपर AYT इंडिया एकेडमी जो ऐप है उस पे जाकर के आप देख सकते हो। वहां से अगर आपको कोई कोर्स पसंद आता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे आखिरी जो बात रह जाती है वह रह जाती है कि जो एसओपी है उसको हमने कहाँ लगाना है। तो दोस्तों जो एसओपी है उसको हमें लगाना है पॉइंट ऑफ यूज के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने शॉप फ्लोर में एक जगह लगा दिया एसओपी और हमारा काम खत्म हो गया। एक्चुअल में जिस एरिया, जिस मशीन, जिस स्टेशन के ऊपर या जिस टेबल के ऊपर वह काम हो रहा है वहां एसओपी या WI या PCS लगा होना चाहिए, ताकि जो काम करने वाला है उसकी नजरों के सामने हमेशा रहे और हमेशा उसको फॉलो करे। दोस्तों जो एसओपी का सबसे बढ़िया उदाहरण है वो क्या मिलेगा फ्लाइट के अंदर। जो फ्लाइट्स होती है, जो उड़ान लेता है हवाई जहाज, हर चीज का एक एसओपी बना हुआ है कि जब उसने टेक ऑफ करना है तो उसका क्या एसओपी है, क्या चेकलिस्ट है, उसने क्या क्या चीजें करनी है, पायलट ने, एयर होस्टेस ने क्या करना है। अगर आप देखोगे, आप अगर गए हो फ्लाइट से तो एयर होस्टेस ने बोलना है, बताना है आपको सीट बेल्ट के बारे में, ऑक्सीजन मास्क के बारे में, तो उसने बताना ही है। और वो भी टाइमिंग सेट है कि इतना जब फ्लाइट उड़ेगी या उड़ने वाली होगी तो इतनी देर में आपको बताना है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एसओपीज से होती हैं कि आपको अगर चीजें स्टैंडर्डाइज करनी है तो आपको हर चीज का एसओपी डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो यही सारे फायदे हैं एसओपी को इम्प्लीमेंट करने के। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।